नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल लर्न हिंदी विद पूजा में। और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ व्याकरण के विषयों की एक श्रृंखला, जिसमें सबसे पहला विषय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि आगे हम जानेंगे हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, बोली क्या होती है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, लिपि क्या होती है, हमारी कौन सी लिपि है, व्याकरण के बारे में, आखिर व्याकरण क्या होती है और व्याकरण के अंदर हम क्या कौन कौन से विषय, कौन कौन से नियम पढ़ते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया था कि हम आने वाली वीडियोस में इसके बारे में जानेंगे। और ये वीडियो जो है अलग अलग पार्ट्स में बनाई जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर ये सारे जो विषय हैं उन्हें कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वरना बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आगे की जो वीडियो होगी उसमें आप सिर्फ मेरा वॉइस ओवर सुन सकेंगे। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा के बारे में। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। अर्थात बच्चा जो सबसे पहली भाषा सीखता है उसे ही वह मातृभाषा कहता है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों की अलग अलग मातृभाषाएं हैं दोस्तों, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली और कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। अब आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की मातृभाषा कौन सी है। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर दे सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग मातृभाषाएं हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत की मातृभाषा हिंदी है। अर्थात हिंदी भारत की पहचान है। यदि कोई हमसे पूछे कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ और भारत देश के अंतर्गत कौन सी ऐसी मातृभाषा है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, क्योंकि हमारे देश के अधिकतर लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी में ही अपने विचारों को प्रकट करते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि राजभाषा किसे कहा जाता है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों राजकाज की भाषा, और इसकी परिभाषा है किसी देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं। अर्थात देश के अंतर्गत जो सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसे हम उस देश की राजभाषा कहते हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है दोस्तों। और हिंदी कैसे राजभाषा बनी, आइए उसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 में राजभाषा घोषित किया गया। अर्थात 14 सितंबर 1949 में संविधान के अंतर्गत इसको देश की राजभाषा घोषित किया गया। और देखिए हिंदी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया, क्योंकि भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होने के कारण इस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी दिवस की राजभाषा घोषित होने की स्मृति में ही यह हर वर्ष मनाया जाता है। और सबसे पहला हिंदी दिवस दोस्तों सन 1953 में मनाया गया। 1953 में पहली बार इस दिन की स्मृति, इस दिन को याद करते हुए हिंदी दिवस मनाया गया। चलिए आगे चलते हैं राष्ट्रभाषा में। आखिर राष्ट्रभाषा क्या होती है दोस्तों? राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। अर्थात जिस देश के राष्ट्र के लोग, जिस देश या राष्ट्र के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और देखिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को कैसे अपनाया गया। महात्मा गांधी जी ने सन 1917 में गुजरात के भरूच में पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अर्थात गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारे देश भारत की कोई राष्ट्रभाषा होगी तो वो हिंदी ही होगी। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या संविधान के अंदर भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है?
तो ऐसा नहीं है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में विभिन्न भाषाएं हैं और लोग पूरी तरह स्वतंत्र हैं किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए। लेकिन क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। लेकिन यदि आप पूछे कि संविधान के अंतर्गत कौन सी भाषा है, तो संविधान के हिसाब से कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे देश की। चलिए आगे जानते हैं मानक भाषा के बारे में। आखिर मानक भाषा क्या होती है? देखिए, मानक भाषा को समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। आपने ये वर्ण और शब्द अलग अलग रूप में लिखे हुए देखे हो, तो आखिर ये क्यों लिखा जाता है, कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द गलत है, और ऐसा जो बदलाव है वो आखिर हिंदी में भाषा में क्यों आया, उसी के बारे में हम जानेंगे मानक भाषा के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है वह मानक भाषा कहलाती है। अर्थात ऐसी भाषा जिसका प्रयोग आप पुस्तकों में देखते हैं, आप उसका प्रयोग अखबारों में पढ़ते हैं हिंदी के, और वो भाषा पढ़ने पर आपको लगता है कि वो आम बोलचाल की भाषा नहीं है, वो मानक भाषा है, जिसे शिक्षाविदों ने और शिक्षा शास्त्रियों ने मान्यता प्रदान की है कि इस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। और जो मानक भाषा है उसमें जो वर्ण और वर्तनियां होती हैं वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा पारित की गई होती हैं। जैसे कि आपने सबसे पहली स्क्रीन पर देखा था कि मैंने ई के साथ भी पाई लिखा था और य पर ई की मात्रा लगाकर पाई लिखा गया था। तो वहां पर जो पहले वाला है वो मानक वर्तनी के अनुसार सही है, जबकि जो दूसरा वाला है य पर ई की मात्रा लगाकर वो पहले लिखा जाता था, अब उसका प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात जहां पर भी ई का उच्चारण आएगा शब्द के अंत में, वहां पर हम य के ऊपर ई की मात्रा नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ई का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार आप देखेंगे कि हिंदी में दो तरह से लिखा गया है, तो जिसमें हिंदी को अनुस्वार लगाकर लिखा गया है वो मानक वर्तनी के अनुसार सही है। अर्थात जो मानक भाषा के अनुसार पारित किया गया है कि अब हिंदी इस प्रकार लिखा जाएगा, आधा ना लिखकर नहीं लिखा जाएगा। नए नियमों के अनुसार जो बदलाव आते हैं दोस्तों, वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा आते हैं और उन्हें ही हमें अपनाना पड़ता है, जिसका प्रयोग आप अपनी पुस्तकों में देखते हैं, हिंदी के अखबारों में, हिंदी की पत्रिकाओं में आप इस भाषा का प्रयोग देख सकते हैं। दोस्तों आइए हिंदी निदेशालय के द्वारा दिए गए कुछ और नियम जान लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, री, री, री का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अर्थात हमारी अगर आप वर्णमाला देखेंगे तो इन तीनों ही वर्णों का आप वहां पर प्रयोग नहीं देखेंगे। ये तीनों वर्ण संस्कृत के वर्ण हैं, अर्थात अब ये संस्कृत की ही वर्णमाला में मिलेंगे, आपको हिंदी की वर्णमाला में नहीं मिलेंगे। अब देखिए, इसमें हमें बताया गया है दूसरे वाले में कि 3 प्रकार से हम जो वर्ण है उसे आधा करके लिखेंगे। अगर संयुक्त वर्ण होगा, अगर उसमें ऐसा वर्ण होगा जैसे च है, च की जो खड़ी पाई है हम सिर्फ उसे हटा देंगे, वो आधा बन जाएगा। क है, क का जो दूसरा हिस्सा है वो घुंडी जो है उसको हम हाफ लिख देंगे तो वो आधा हो जाएगा। चिन्ह में जो ह है वो नीचे से गोलाकार है तो उसके नीचे हलंत लग। अब देखिए आगे देखते हैं कि विभक्ति चिन्ह जो है वो संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाएंगे और सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे। तो जैसे आप पढ़ते हैं उसको, उसके, उसका, तो उस जो है वो सर्वनाम शब्द है, तो इसी के साथ जो विभक्ति चिन्ह है को, उसको मिलाकर लिखा जाता है। और संज्ञा के साथ यदि को आता है तो उसको उससे अलग लिखा जाएगा। जैसे राम संज्ञा शब्द है और विभक्ति चिन्ह है को, तो उन दोनों को अलग करके लिखा गया है। तो आप जब ये पढ़ते हो अपनी पुस्तकों में तो आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों है, तो ये मानक भाषा के अनुसार ही है, हिंदी निदेशालय के जो नियम है उनके अनुसार ही इस प्रकार इनको लिखा जाता है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, संयुक्त क्रियाएं जो होती हैं उन्हें अलग अलग लिखा जाता है। जैसे कि पढ़ चुका है, ये संयुक्त क्रिया है, पढ़ और चुका, तो दोनों को ही अलग अलग लिखा गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अव्यय जो है वो भी अलग लिखे जाएंगे। जैसे उनके साथ, यहाँ पर साथ को अलग लिखा है, यहाँ पर तक को अलग लिखा गया है। श्री जी,
आदि भी अलग से लिखे जाएंगे। जैसे हम नाम बोलते हैं किसी का श्री वर्मा, तो श्री वर्मा के साथ नहीं आएगा, वो अलग आएगा। इसी प्रकार वर्मा जी, वहां पर जो जी है वो अलग आएगा। तो हम जो पढ़ते हैं और जो हम लिखते हैं वो पहले से अप्रूव किया गया है, तभी हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से इन्हें बदल नहीं सकते, हमें फॉलो करना होता है हिंदी निदेशालय के नियमों को। इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं जिसमें य और व आता है, तो उसकी जगह स्वरात्मक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नई में स्वर आ रहा है ई, तो य पर ई की मात्रा ना लगाकर हम सीधा ई लिख देंगे। उसी प्रकार हुआ में अंत में आ का स्वर आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है, तो हम व पर आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, हम सीधा आ का प्रयोग करेंगे। तो ये जो बदलाव है, आपने कई पुस्तकों में देखा होगा कि अभी भी य पर ई की मात्रा लगाकर लिखा जाता है। वो पुराना तरीका था, पुराना मेथड था। अब हम नए मेथड को फॉलो करते हैं। तो अब हम जो स्वर आ रहा है अंत में, जो ध्वनि आ रही है अंत में, हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। अगर आ की ध्वनि आ रही है तो आ लिखेंगे, ई की ध्वनि आ रही है तो ई लिखेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे भाषा और बोली में क्या अंतर है, लिपि और व्याकरण क्या होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।